Hello everyone. In this video we will discuss about electron withdrawing inductive effect. In previous video we have discussed about electron donating inductive effect, right? So let's start with inductive effect. I mean electron withdrawing inductive effect. As you know, we also write it as minus I effect, right? तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ें देखनी है जो हमने केस में देखी थी, अपने प्लस आई इफेक्ट के केस में देखी थी। तो अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की, तो ये ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के द्वारा, राइट? ऑपरेटेड वाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। जितने भी आपके पास कटायन है वो सारे के सारे यही इफेक्ट शो करते हैं। ऑल कटायंस शोज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और जितने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि हमने देखा था जो प्लस आई होता है, जितने भी सैचुरेटेड कार्बन है वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। बट अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कार्बन की या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट। ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन हो अगर कोई, राइट, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, तो वो क्या होते हैं आपके, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। चलो, और एक चीज़ और है यहाँ पर, जितने भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, याद रखना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, वो भी क्या करेगा, शो माइनस आई इफेक्ट। अब हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो देखनी है वो है ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ऑर्डर पता है तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इसका, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ग्रुप्स की, कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं हमारे पास, वो है सबसे पहले आपके पास ऑक्सीजन वाले, हम लिखेंगे सबसे पहले, राइट। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पर आता है प्लस चार्ज। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ सारे। ये है आपके पास, देन वी हैव दिस ग्रुप, वी हैव क्लोरीन, right? Then we have oxygen, R. Then we have oxygen, hydrogen. Then नाइट्रोजन वाले आएंगे, उसके बाद ये फ्लोरीन। उसके बाद हमारे पास आएगा नाइट्रोजन, अल्काइल ग्रुप, राइट। देन वी हैव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सभी में यहाँ पर प्लस चार्ज है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जितने भी कटायन हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा वो सारे क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं सारे ग्रुप्स लिख लेता हूँ एक बार। देन वी हैव नाइट्रो ग्रुप, राइट, अभी प्लस। देन वी हैव सल्फोनिक एसिड, दिस ग्रुप। अगर हाइड्रोजन भी है तब भी वही बात है। देन वी हैव साइनाइड ग्रुप, then we have C double bond OCl, C double bond OH, C double bond OCH3, C double bond OR, ester group. Then we have C double bond O, acidic group. उसके बाद आ गया आपके हेलोजेंस, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आपका आयोडीन हो गया। उसके बाद आपके पास आते हैं OAR, ठीक है, ये AR एरोमेटिक रिंग होगी आपके पास इस तरीके से, ठीक है। OPH भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। इसको हम OAR बोले, OPH बोले, एक ही चीज़ है। देन वी हैव OR, देन वी हैव OH ग्रुप, OH, right. Then we have SH group, then C triple bond CH this group. Then we have aromatic, मतलब फिनाइल ग्रुप है। अगर फिनाइल यहाँ पर जो हो इस तरीके से, इसको आप डायरेक्ट AR बोलो, PH बोलो, एक ही चीज़ है। देन वी हैव CH double bond CH2 दिस ग्रुप।
और लास्ट में जो है आपका हाइड्रोजन आता है, राइट। हाइड्रोजन एक रेफरेंस है, हाइड्रोजन एक रेफरेंस की तरह हम यहाँ पर लेते हैं। चलो तो ये है आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज एंड हाँ, तो ये है जी आपके पास पूरा सीक्वेंस जो कि आपको याद रखना है एज इट इज़। जो सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, यहाँ फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OPH, OR, OH, ये तो ये है आपके पास -I इफेक्ट का ऑर्डर, और ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस किस के बीच, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के बीच, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऊपर से यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन भी लगा हुआ है। फ्लोरीन तो खींचेगा अपने साइड इलेक्ट्रॉन को, ऊपर से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज क्या डिनोट करता है? पॉजिटिव चार्ज डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, जिस वजह से जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये इसको खींचना चाहेगा, राइट। ऊपर अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड केस में, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, इसीलिए ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में लेस -I इफेक्ट शो करेगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पर OR और OH, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑब्वियसली पहले देखो कैसे आपने याद रखना है, पहले आएंगे ऑक्सीजन वाले, पहले आएंगे ऑक्सीजन वाले जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बाद आएंगे नाइट्रोजन वाले जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। उसके बाद आपके पास आएंगे ये C डबल बॉन्ड O, नहीं ये तो आपको याद रखने हैं थोड़े। उसके बाद आपके C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तब आएंगे ये वाले सारे, ये वाले सारे। देखो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद आएंगे आपके हेलोजेंस, ठीक है। उसके बाद आपके आएंगे ये ऑक्सीजन वाले, देन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस चार्ज था, दैट्स वाई। अब यहाँ पे फिर से ये आपको ऐसे करके याद रखना है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करें इसको कि OR की ज़्यादा, OR2 पॉजिटिव की ज़्यादा क्यों है -I कैपेसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी इसकी ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ध्यान से देखेंगे हमारा मन क्या करता है कि भाई यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, आपके पास दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये अल्काइल ग्रुप कम कर रहे होंगे। जब ये कम कर रहे होंगे तो ये क्यों ही खींचेगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस। आपके अकॉर्डिंग तो फिर इसका ज़्यादा होना चाहिए था ना। तो ध्यान से सुनना, इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो क्या है। अगर आप यहाँ गौर से देखें, ये जो अल्काइल ग्रुप है जी ये है आपके पास बल्की ग्रुप। अगर आप इसको यहाँ पर खोल के लिखेंगे इस तरीके से H, राइट, यहाँ पे कार्बन H, ये ग्रुप है। अब यहाँ इतने बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से इनके बीच होता है रिपल्शन, और जब रिपल्शन होता है तो ये जो आपके ये बॉन्ड है ना, ये अपने आप को थोड़े इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि भाई इनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो रिपल्शन। तो इस वजह इस अपने बीच के रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए ये बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड एंगल, अब यहाँ कुछ होगा बट जब इनके बीच होगी रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, थीटा। ये यहाँ पे पहले थीटा था, राइट, इसको मैं थीटा 1 मान लेता हूँ, इसको मैं थीटा 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये थीटा 2 है ये ज़्यादा हो जाएगा, थीटा 2 जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन देयर इज इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल हुआ इंक्रीज, याद रखना, आपको पता है जी, आपको पता है, आपको एक चीज़ पता है, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे कि आपके पास ये है एसिटाइलिन में, ये यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 180 डिग्री रहता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की होती है sp। अगर हम बात करें sp2 की, राइट, मान लो आपके पास डबली बॉन्डेड कोई कार्बन है इस तरीके से ये, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है आपके पास 120, ठीक है जी। और यहाँ पर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम बात करें किसी टेट्राहाइड्रल मतलब किसी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, फॉर एग्जांपल दिस वन इज sp, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ओवर हियर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री, यहाँ पर कितना है 120, यहाँ पे कितना है 180। तो अगर आपका बॉन्ड एंगल बढ़ा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, sp हो रही है, sp, है ना, और sp हो रही है। तो याद रखना जी, sp में जो %s करेक्टर होता है, वैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को, ये है हाइब्रिडाइजेशन sp, ये है sp2, ये है sp3, ठीक है। अगर मैं यहाँ %s की बात करूँ, यहाँ पर जो %s होगा वो कितना होगा 50%। ऑब्वियसली यहाँ पर ये भी 50% होगा, ये भी 50, ओवरऑल जो परसेंटेज है हम 100 के विद रिस्पेक्ट निकालते हैं तो ये 50%, ये भी 50%। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं %s की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा %s, ये है आपका s, ये है pp, यही है ना sp2, तो इसका हो जाएगा 33.33% s का, इसका भी 33.33, इसका भी 30.33। तो यहाँ पर जो %s होगा 33.33%। जबकि हम अगर बात करें sp3 की 25%, इसका 25 का यानी कि, तो यहाँ पर जो आपके पास %s है वो है 25%, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp उसमें होगा 50% क्या, s करेक्टर।
50% एस करेक्टर का मतलब है एस की तरह करेक्टर ज़्यादा। और आपको पता है जो एस होता है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। न्यूक्लियस के जो चीज़ नज़दीक होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगी, उसमें जो अट्रैक्शन होगी इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो भी ज़्यादा होगी। अगर बेटे अट्रैक्शन हुई इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचा चलाएगा। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि, और आपको एक चीज़ पता है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जिसमें हुआ परसेंट एस ज़्यादा वो उसमें जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी ज़्यादा। याद रखना, जिसका हुआ परसेंट एस ज़्यादा, जिसका हुआ परसेंट एस ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा ही होती है। तो याद रखना ये चीज़। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि जो आपकी परसेंट एस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और परसेंट एस फर्दर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल हुआ ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी ज़्यादा। तो याद रखना, जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता रहा हूँ ये। उसके बाद डबल बॉन्ड की, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड की, राइट। तो हम कहाँ थे, हम थे आपके यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल हुआ ज़्यादा तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो जाएगी ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई ज़्यादा तो ये खींचेगा भी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ही। तो याद रखना, एज़ कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला जो है फैक्टर, एडिशनल फैक्टर आ जाता है बॉन्ड एंगल की बढ़ने की वजह से। तो याद रखना, क्यों जो है OR2 पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एज़ कम्पेयर टू OH2 पॉजिटिव। ये रीज़न है इसके पीछे। क्या रीज़न है इसके पीछे का? रीज़न है क्या? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, -I इफेक्ट भी आपका बढ़ेगा। तो ये रीज़न है, ठीक है। सेम आपके पास, आपको इसका पता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड ऑल, जो आपको पता है। तो ये है आपके पास सारी कहानी यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रुप आपने एज इट इज़ याद रखना है जी, ठीक है। आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये ग्रुप। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर हम। यानी हमने बताना है ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, राइट। कि ऑर्डर क्या रहेगा -I इफेक्ट का। हमारे पास है यहाँ पर, लेट्स से ये है, एक ये है आपके पास, दूसरा है आपके पास ये, देन वी हैव लेट्स से हमने बताना है इनमें से कौन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी किसकी जो है -I इफेक्ट या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने लगे हुए? नो डाउट सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है तो सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3 जो है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कॉमन है बेटे, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, यहाँ पे कॉमन है। तो हम देखेंगे इसको, यहाँ पर ये जो सल्फर होता है कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो दिस विल बी द ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है नाइट्रोजन, ये R है, ये R है, ये R है। देन वी हैव नाइट्रोजन, R, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। देन वी हैव नाइट्रोजन R, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो जी, अगर हम यहाँ पर देखें 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं तो मतलब यहाँ पे इनके बीच होगी रिपल्शन। रिपल्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, राइट। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी होगा रिपल्शन, बट यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, राइट। तो आपको पता लग चुका है कि दिस विल बी द ऑर्डर। ये रहेगा आपके पास -I ऑर्डर। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, third question we have phosphorus R, 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 right. Then we have phosphorus over here, then R, R. This is hydrogen, phosphorus
आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस, देन फॉस्फोरस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये अब आपको लग रहा होगा कि भाई जो नाइट्रोजन है उसी के नीचे तो फॉस्फोरस आता है, राइट। तो जो ऑर्डर यहाँ पर इसका रहेगा वही ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग इसका भी रहना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना, इट इज सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन ओवर हेयर एंड द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल, जिस वजह से होता था यहाँ पर रिपल्शन। साइज छोटा है, साइज छोटा है, ऊपर से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए इस तरीके से, यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज छोटा होने की वजह से इनके बीच रिपल्शन हो जाती है। बट अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस का साइज ऑलरेडी बड़ा है, तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है इनको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर उतनी रिपल्शन नहीं हो पाती। तो याद रखना, सेंट्रल एटम है यहाँ पर, ये इसका साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच उतनी रिपल्शन नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को यही पूरा कर रहे हैं, तो ये खींचेगा ही नहीं किसी से। तो यहाँ पर इसका अपोजिट जो है ऑर्डर रहता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है ये सल्फर, ये आर पॉजिटिव, और यहाँ पर है आपके पास सल्फ़र, ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा सेम क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि भाई यहाँ पे अगर यहाँ पर होता सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये, तो अब क्या रहता है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, तो वो रहता है ये। बट सल्फर इज सेंट्रल एटम ओवर हेयर, और साइज़ जो होता है सल्फर का वो ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होगा। अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो ये जो आपके अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ये दूर दूर होगे तो इनके बीच उतनी रिपल्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप कौन सा फैक्टर लगाएंगे? सेम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेंगे, तो ये खींचेगा ही नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन। तो ये रीज़न रहता है यहाँ पर। तो याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, राइट। चलो, नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, वन बाय वन ये चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है ये हमारे को बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हमें पता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ये क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि रिएक्शन के बीच में बनती है, उनको बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। और आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के हैं जो हमने पढ़ने आगे पढ़ेंगे भी इनको, वो है आपके पास कौन कौन से? कार्बोकेटाइन है, चलो आगे ही पढ़ेंगे इनको। कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, कार्बीन है, ये सारे जो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। तो मेजरली हम यहाँ पर देखेंगे स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटाइन की, कार्बोनाइन की और फ्री रेडिकल की। तो याद रखना, कार्बोकेटाइन की क्या आपको वैसे पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन इज अ स्पीशीज जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो अब हम अगर गौर से यहाँ पर देखें, हर कोई एटम चाहता है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। बट यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में अगर आप गौर से देखेंगे कितने आपको दिख रहे हैं? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होता है अनस्टेबल, राइट। अनस्टेबल होगा, ऑब्वियसली कोई भी चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं होती है, वो अनस्टेबल होती है। तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? ऐसा फैक्टर अगर कोई यहाँ पे लगा हो जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो वो क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हो इस तरीके से, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेंगे और इसको स्टेबलाइज करेंगे, राइट। तो याद रखना एक चीज़, क्या? जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to electron donating group and is inversely proportional to electron withdrawing group, राइट। मान के चलते हैं आपके पास एक कार्बन, राइट, यहाँ पर लगा हुआ हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको भी मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपके पास कार्बोकेटाइन है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो तो ये क्या करेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। ये क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा
अरे ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ऑलरेडी है, ऊपर से आप इसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो ये और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना, जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई इसको अगर मैं और ऐसे करके लिखूँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कैसे लिखते हैं हम, प्लस आई ग्रुप्स, राइट, एंड माइनस आई ग्रुप्स। तो ये है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को अप्रोच करने में, राइट। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से वी हैव दिस ओवर हियर, बाकी हम इसके क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे। देन वी हैव दिस, देन वी हैव, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो ये है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट। यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो अल्काइल ग्रुप है हमने देखा था, आर अल्काइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ सिर्फ 1 डोनेटिंग ग्रुप है। और हमने अभी अभी जाना कि स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकैटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। तो हम इस तरीके से चेक करेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव, दूसरा है हमारे पास, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कार्बन, राइट। यहाँ पर एक हमें पता है कि भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। जब इसका होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने शेयर किए थे, जब इन्होंने बॉन्ड बनाया था, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, ये अपना अपने पास ले लेगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, ये होता है फ्री रेडिकल। अब अगर आप इसके अराउंड देखें इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देयर इज 7 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है ये भी। तो अब आपको पता लग चुका है जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है जैसा कार्बोकैटायन का हमने देखा था, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेम वही मैं एग्जांपल लूँगा आपके पास, ये आर है, यहाँ पे कार्बन, ये आर एच, कार्बन आर एच एच, ये रेडिकल, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सिर्फ 1। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। थर्ड जो इसका पार्ट रहेगा आपके पास वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर हम बात करें कार्बन आयन की, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसी स्पीशीज इन विच कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से दैट कि भी कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं कार्बन आयन, ठीक है। ये होता है आपके पास कार्बन आयन। वैसे कार्बन आयन का जो है कार्बन आयन जो है इस तरीके से होता है वैसे जनरली, राइट। ये है कार्बन आयन, बट चलो हम समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो ये है आपके पास कार्बन आयन। अब हम यहाँ अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन तो 8 है इसके अराउंड, राइट। बट फिर भी ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कोई भी चार्ज स्पीशीज़ अनस्टेबल होती है तो वो हर स्पीशीज़ चाहती है उसके ऊपर कोई चार्ज ना आए और उस चार्ज को कम करे। अगर कोई ऐसा फैक्टर लगा हुआ है जो इस चार्ज को इससे कम करेगा तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो याद रखना जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to electron withdrawing group and is inversely proportional to electron donating group। बस यही है जी इसकी एप्लीकेशन, इसको हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे चीज़ों में कि कैसे होता है, क्या होता है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप समझे होंगे ये चीज़। थैंक यू वेरी मच।